बेघर से आए और छुप जाए सर्द हवाएं, बेघर हवाएं, हवाएं। मैंने सनोबर को नहीं छुड़ाया और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे तुम पर यकीन इसलिए नहीं है कि मैंने खुद इन आंखों से तुम्हें यह कारनामा करते हुए देखा है। अगर मैं राहिल और जोया को एक करा दूं, तो मुझे मेरा हरान वापस मिल जाएगा। हाँ, कम से कम तुम इस खौफ से तो आजाद हो जाओगे जो तुम्हें हर वक्त सताता रहता है। या तो आप अंधी हो गई हैं, या तो फिर आप सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझकर एक गैर मर्द के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं। लेकिन बेटा, तुम डॉक्टर जुनैद के बारे में इतनी मालूमात करना क्यों चाहते हो? हॉस्पिटल में उनको लेके कुछ कंफ्यूजन हो गया था, ये तो आप जानती हैं। लेकिन अब मेरे घर में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं जिनके बारे में किसी से भी खुल के कुछ कहा नहीं जा सकता। चाहत और मोहब्बत के हर जज्बे, हर खुशी, तकलीफ को मैं महसूस कर चुका हूं जोया। राहिल, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हें सबका ख्याल है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जोया की कोई मायने नहीं है। अब जरा मुझ पे मेहरबानी करके मुझे ठुकराने की वजह भी बता दो। बता दो मुझे, बता दो। तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। पता नहीं तुम इंसान हो या कुछ और। तुमने हर किसी को परेशान किया होगा, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी। तुम्हारे साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता। तुम जहां भी रहोगी वहां खौफ, परेशानी और तकलीफ अपना घर बना लेगी। और मुझे ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं है। अब मेहरबानी करके यहां से चली जाओ और आइंदा यहां आने की कोशिश मत करना। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भुला देना चाहता हूं। फॉर गॉड सेक। तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। पता नहीं तुम इंसान हो या कुछ और। मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। पता नहीं तुम इंसान हो या कुछ और। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपने बहुत गम उठाया, बहुत तकलीफें पहुंची हैं बस ये आखिरी तकलीफ सह लीजिएगा। मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। अलविदा, अलविदा, मैं जा रही हूँ। ये क्या करने जा रही हो तुम? छोड़ दीजिए मुझे, मैं जाने दीजिए मुझे। मेरी वजह से सबको तकलीफ होती है, छोड़ दीजिए। होश में आओ। नहीं आ रहा। मौत किसी परेशानी का हल नहीं है जोया। आप मेरी तकलीफ नहीं समझेंगे।
छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। I'm sorry. मजबूरी में तुम्हारे पर हाथ उठाना पड़ा मुझे। तो मेरे साथ हो। बस इतनी सी बात के लिए तुमने जान देने का फैसला कर लिया? खुदा का शुक्र है कि इधर से गुजरते वक्त मैंने तुम्हें पहाड़ी पर चढ़ते हुए देख लिया और भाप लिया कि कुछ गड़बड़ है, वरना तुमने तो खुदकुशी कर ही ली थी। आपको जो बात जरा सी लग रही है वो मेरे लिए किस कदर जानलेवा है ये आप नहीं जान पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे मेरा, नहीं समझ पाएंगे। ये बात सच है जोया कि जिस पर बीतती है वही अपनी कैफियत को जानता है, लेकिन मैं भी ये समझ सकता हूं कि तुम पे क्या बीत रही है। दरअसल मोहब्बत में बेवफाई का जहर मैं भी चख चुका हूं, लेकिन मैंने उस जहर को अपनी रगों में इस हद तक नहीं दौड़ने दिया कि मौत मंजिल बनके मेरे सामने खड़ी हो जाए। हर इंसान आपकी तरह मजबूत नहीं होता हरा। कुछ लोग कमजोर भी होते हैं। बात मजबूती या कमजोरी की नहीं होती है जोया, बात होती है नजरिए की, जिसे अगर इंसान समझ ले तो खुदकुशी कभी ना करे। हाँ जोया, जिन लोगों ने हमारे साथ बेवफाई की हम उनके लिए जान क्यों दें? बल्कि हमें तो उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, अपने जहन में कहीं दफन कर देना चाहिए उन्हें। और रही बात तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ बाप की तकलीफों की, तो एक बात जान लो जोया, खुदकुशी करके जो दुख तुम उन्हें देने जा रही थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते वो। जीते जी मर जाते वो लोग। और वैसे भी खुदकुशी एक हराम मौत है। जिंदगी लेने का हक सिर्फ उसी को है जिसने हमें जिंदगी दी है। जोया, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, न जाने कौन कौन सी नेमतें तुम्हारे लिए महफूज हैं, उनका इंतजार करो। एक नए अंदाज में जिंदगी को देखो। लगता है आप मेरे साथ साथ ये बात अपने आप को भी समझा रहे हैं। तुमने गलत नहीं कहा जोया। ये लो, जूस पी लो। रेशम, रेशम कहाँ खो गई थी? गुजरे वक्त की कुछ मीठी यादों में।
जानते हो शायद, पहले जब मैं तुम्हारे पास आती थी तुम कैसे एक बच्चे की तरह पेश आते थे। बच्चे की तरह? जानना चाहोगे? हाँ। पहले मैं जब भी तुम्हारे सामने से गुजरती थी तुम यूं मेरी बाह पकड़ लिया करते थे और फिर झट से मुझे अपने पास बैठा लिया करते थे शायद, और फिर अपना सर मेरी गोद में रख लिया करते थे। और चाहते थे कि तुम्हारे बालों में बस उंगलियां फेरा करूं मैं, और यूं ही एक टक मेरी नजर देखा करते थे। रेशम, माफ करना बेटे, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं अब्बू, आप आइए ना। बेटे वो रेहाना तुम्हें बाहर बुला रही, कोई काम है शायद। जी अब्बू। अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, काजी साहब से मशवरा करना जरूरी हो गया है। आरिफ साहब, आप अपनी बहू रेशम और उसकी जिद से वाकिफ हैं। उसको इस बात पे यकीन हो गया है कि जुनैद ही उसका शाहिद है, फिर वो उसे कैसे जुदा कर सकती है। ये तो यूं हुआ कि हम सोच लें कि आफताब मगरिब से तुलू होगा। काजी साहब, कोई रास्ता तो होगा, इसलिए कि अब तो इन दोनों के साथ 24 घंटे का है। वो जुनैद हमारे घर में ही रहता है। इसके लिए दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि ऐसे सबूतों को मुहैया किया जाए कि रेशम को यकीन हो जाए कि जुनैद शाहिद नहीं है। काजी साहब, सारी कोशिशें कर चुके हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली, और अब तो लगता है कि शायद ये नामुमकिन है। जुनैद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो सका। तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि जुनैद की शादी रेशम से कर दी जाए। काजी साहब, शादी? हाँ आरिफ साहब, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जरा रेशम के नजरिए से तो सोचिए, आखिर उसे भी किसी सहारे की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं काजी साहब? रेशम हमारी बहू है, उससे हमारे जज्बाती रिश्ते जुड़े हुए हैं। आपकी बात सुनने में तो बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर सोचता हूं कि शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप इस मसले पर सबसे राय मशवरा कर लें। नहीं काजी साहब, ये बात मेरे बस की नहीं है, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ही इस मामले में पहल करें और सबके सामने इस मसले को रखें। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हारान इस शादी पर कभी राजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उसे टटोलने की कोशिश करूंगा। काजी साहब, मैं तो बस इतना ही कर सकता। आप बेफिक्र हो जाइए आरिफ साहब, मैं अपने तरीके से इस मसले को सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, अभी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आदाब। अरे सादिया, अंदर आओ। बताइए, क्यों बुलाया है मुझे? क्या कहना चाहते हैं आप?
मैंने तुम्हें अपने घर पे इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, और अगर हम कहीं बाहर मिलेंगे तो घर की बात बाहर फैलेगी। खैर, तुम अंदर तो आओ। कुछ लोगे? नहीं। मैं जानता हूं सादिया कि तुम लोग मुझसे बहुत नाराज हो, होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसा किया। लेकिन सादिया, मैं भी एक इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है। गलती नहीं, गुनाह कहिए। नाजिया अपनी की बातों पर यकीन ना कर आपने उन पर जिस इल्जाम और तोहमत का जामा पहनाया है वो माफी के काबिल नहीं है। आज नाजिया अपी की जो हालत है उसके जिम्मेदार आप हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझ जैसे इंसान को तो सरे बाजार खड़ा करके सजाए मौत दे देनी चाहिए, जिसने अपनी वफादार बीवी पर, सादतमंद बीवी पर यकीन नहीं करके उसके दामन पे कीचड़ उछाला। कोई भी बीवी, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करता सादिया, मैं क्या करता? मैं नहीं मार पाया उस इंसानी फितरत को। मेरे अंदर का मर्द मुझे बार बार ये कहता कि नाजिया रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। जब मैं नाजिया से एक पल भी जुदा नहीं रह सकता तो क्यों फंसा इंसानी फितरत की जाल में? क्यों फंसा? मेरे अंदर के मर्द ने मुझे क्यों बरगलाया? क्यों बरगलाया? नाजिया, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी बहुत प्यार करता। कैसे बताऊं? कैसे माफी मांगू? क्या करूं? कहां जाऊं मैं? क्या करूं मैं? तू तो माफ कर दे या खुदा, तू तो माफ कर दे। अरसलान भाई, आपके इस इंसानी कमजोरी वाले नजरिए को समझने में हम सब नाकाम रहे। आपकी जगह मैं भी होती तो शायद यही करती। जानती हो सादिया, तुम दोनों बहनों में एक खास बात है। तुम दोनों रिश्ते की गहराई को समझते हो, दोनों माफ करना जानते हो, और जो माफ करते हैं वो आम इंसान है। तो फिर परेशानी किस बात की है? मेरी अपी भी आम इंसान नहीं है, वो आपको जल्द ही माफ कर देंगी। और वैसे एक किला तो आपने फतेह कर ही लिया है ना। थैंक्स सादिया, पता नहीं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं हारान से बात शुरू कैसे करूं, और क्या वो मेरी बात मानेगा? कहीं नाराज ना हो जाए। अरे हारान बेटे। जी दादाजान। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? वो मुझे कुछ काम था, आप कहिए। बेटे, तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम बहुत जल्दी में नहीं हो तो। नहीं, आप कहिए दादाजान। हारान, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी माँ की तरफ से बहुत खिंचे खिंचे से रहते हो, और बेटे मुझे उसकी वजह भी मालूम है।
लेकिन क्या ये सही है? दादा जान, क्या ठीक है क्या गलत है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उस शख्स का इस घर में मामा के साथ रहना मैं नहीं देख सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं उस इंसान को मामा के साथ देखता हूं मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है जिसे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। फरहान बेटे, मैं तुम्हारी फीलिंग अच्छी तरह समझता हूं बेटे, अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम कभी अपनी माँ की फीलिंग्स के बारे में भी सोचते हो? बेटे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी माँ और अपनी दादी की खुशी के लिए जुनैद को शाहिद की जगह पर मान लो? दादा जान, क्या आप अपने बेटे शाहिद का बदल उस जुनैद को दे सकते हैं? क्या आप उसे वही दर्जा दे सकते हैं दिल से जो आपके बेटे का था? नहीं ना। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात कही थी। राहिल बेटे, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। मम्मी, काम बहुत है और मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, जान देकर काम करना कहाँ की अक्लमंदी है? दरअसल मम्मी, मैं जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म करके वापस दिल्ली जाना चाह रहा हूँ। क्यों बेटा, हम माँ बाप के साथ अब दिल नहीं लगता तुम्हारा? ये सच है कि इस शहर में मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह कुछ और है अम्मी। इस शहर में मेरी और जोया की तमाम अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसी शहर में मेरी जिंदगी का रुख भी पलट गया। वो तमाम यादें और वो अनहोनी जो मेरे साथ घटी है वो मुझे जीने नहीं देती, हर वक्त मुझे सताती रहती है। हो सकता है यहां से जाने के बाद मुझे सुकून और राहत हासिल हो। राहिल बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है आजकल। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो और इन सब से बाहर निकल जाओ। फिर शुरू हो गई आप? मैंने मना किया था ना। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं कुछ नहीं बोलती। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ? राहिल, कुछ नहीं है राहिल, अपना काम करो, ये तुम्हारा वहम है। वहम नहीं है ये तुम्हारा, मैं तुम ही से मुखातिब हूं राहिल। कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ, कौन हो तुम? डर गए तुम? सोचो सोचो ये कैसे मुमकिन है? मुझे ही देखते रहोगे? अपने आस पास देखो क्या हो रहा है। राहिल, राहिल बेटे क्या कर रहे हो? राहिल बेटे क्या कर रहे हो? राहिल! शाबाश सनोबर, तुम्हारा ये वार बहुत कारगर साबित हुआ। बहुत अच्छी शुरुआत की है तुमने। राहिल, अब तुम मेरा वो हथियार बनोगे
जो निशाना भेदने के लिए अचूक साबित होगा। कितना मुश्किल है अपनी पहचान खोकर जिंदगी गुजारना। हर पल हर जगह खुद को अजनबी महसूस करता रहता है इंसान। काश मैं अपने आप को ढूंढ पाता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? शाहिद, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। किसने बनाई? किसकी है ये? मैंने बनाया रेशम। रेशम जरा इसे गौर से देखो। कहीं देखा है तुमने इस घर को? मैंने तो ऐसा घर नहीं देखा। याद करो रेशम, याद करो। मुझे लगता है मेरा इस घर से जरूर कोई वास्ता है। क्या? नहीं शायद, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, बस अचानक मेरे जहन में इस घर की तस्वीर उभरने लगी और मैंने फौरन इस पेपर पर उसे उतार दिया। शायद हमारे जहन में अलग अलग तरह की बहुत सी बातें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन सब बातों से हमारा कोई वास्ता है। इस घर से दूर दूर तक तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है शायद। मामा, हमारा नहीं, इनका तो हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके गुजरे हुए कल से मैं आपकी मुलाकात जरूर करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं, और जिस दिन मेरी कोशिश कामयाब होगी उस दिन सबकी आंखों से धुंध छट जाएगी। रेशम, तुमने तो कहा था कि हरान मेरा बेटा है, मगर इसके रवैये से तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता। शायद तुम्हारी याददाश्त जाने की वजह से सबका तुम पर शक होना लाजमी है ना शायद। एक बार तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी ना, तो तुम्हारी ये कैफियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शायद तुम्हारे साथ पहले की तरह जिंदगी गुजारने के लिए, एक कमरे में तुम्हारे साथ रहने के लिए बेकरार है तुम्हारी रेशम।
यकीन है कि इस घर से मेरा जरूर कोई रिश्ता है और यही घर मुझे मेरी यादें लौटा सकता है। आज सूरज किधर से निकला सनोबर? जो गम, मायूसी और सिसकियों में डूबे इस घर में ठहाकों की आवाज गूंज रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वो तो तुम्हारी हंसी और तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है। बस तो बात तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सनोबर। इस खुशी की वजह नहीं बताओगी? आपके बताए हुए रास्ते पे मैं निकल पड़ी, बहुत सोच समझकर मैंने शतरंज की बिसात का पहला मोहरा चल दिया है। लेकिन सनोबर, इस बार जोश से कम और होश से ज्यादा काम लेना। बहुत होशियार रहने की जरूरत है। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार बाजी में मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा। यहाँ तक कि हारने वाले ये भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें हराया किसने। सनोबर, कभी कभी खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इस बार मुझे मुझसे ज्यादा अपनी मोहब्बत पे भरोसा। उसी को सोच के मैंने ये चाल सोची है। राहिल के माँ बाप उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं और वक्त आ गया है मेरी दूसरी चाल का। माशाअल्लाह। आ गए आप? अगर मैं आपका नया नाम लेट लतीफ रखूं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने लेट होने का न कोई मलाल है और न कोई शर्मिंदगी। ओह, गलती करके उसका एहसास ना होना, ये आपको सही लगता है? वेल, अगर गलती के नतीजे अच्छे हों तो ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। अगर मैं लेट नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि आपके अंदर इतने खूबसूरत रंग भरे हुए हैं। हैरान, सच पूछिए तो सिर्फ आपकी वजह से ही मैं इन रंगों की फिर से शिनाख्त कर पाई हूँ, वरना ये सब रंग मिलके मेरे लिए एक स्याह बन गए थे। मैं देख रहा हूँ जोया, तुम्हारी पूरी शख्सियत बदल गई है। बहुत पॉजिटिव चेंज है तुम्हारे अंदर। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत नाराज हूँ। आपने अचानक यहाँ पे आकर मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं आपको ये पेंटिंग एज ए सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। छोटी सी बात है। अब जब आप ये मुझे पेंटिंग देंगी तो मैं ठीक वैसे रिएक्ट करूंगा जैसा सरप्राइज गिफ्ट मिलने के बाद लोग पहली बार रिएक्ट करते हैं। हाँ राज, आप यहाँ पर बैठिए, मैं वो डिश लेकर आती हूँ जो हमने साथ बैठकर खाने का करार दिया था। यही वो चेहरा है जो कभी मेरी आंखों में बसा रहता था, और आज
ये चेहरा मुझसे कितना दूर है। नाज़ो, नहीं नाज़ो, बेटा सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी बस। नाज़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग यहीं पे रुकिए। लेकिन डॉक्टर आंसू। देखिए, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का केस है और ऐसे में माँ और बच्चे दोनों की हालत क्रिटिकल होती है। देखिए, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों सलामत रहें। आप लोग सिर्फ दुआ कीजिए। नर्स, कम ऑन। या अल्लाह, बहुत तकलीफें सही है मेरी नाज़ो ने। वो खुशी की भी हकदार है, उसमें अपना करम करना। नीलू, बस करो नीलू, अल्लाह पे भरोसा रखो। अब हमारी नाज़ो अंदर गई है ना, देखना जल्द से जल्द हमें खुशखबरी मिल जाएगी। पापा, क्या हमें अरसलान भाई और उनके घर वालों को खबर नहीं करनी चाहिए? हरगिज़ नहीं। आज अरसलान की वजह से हमारी नाज़ो का ये हाल हुआ है। लेकिन पापा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नाजिया आपी अभी भी उस घर की बहू है और आने वाला बच्चा उस घर का वारिस होगा। आप जज्बात में आकर सिर्फ एक ही पहलू समझ रहे हैं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो सादिया, और जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। उस घर तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी, समझ गई तुम? नीलू, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। हेलो, मैं सादिया बोल रही हूँ। हम लोग हॉस्पिटल में हैं। नाजिया आपी की हालत क्रिटिकल है। क्या? हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? अपी को लेबर पेन शुरू हो गया है। डॉक्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी करा रहे हैं। तुम लोग घबराओ मत। कौन सा हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल। मगर आप मत आइए, पापा बहुत गुस्से में हैं। उनके मना करने के बावजूद मैं आपको फोन कर रही हूँ। देखो सादिया, नाजिया मेरी बीवी, वो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है। मेरा फर्ज है उससे मिलना। मुझे दुनिया की कोई ताकत उससे मिलने से नहीं रोक सकती। मगर पापा, अरसलान, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? नाज़िया की हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा है प्रीमेच्योर डिलीवरी केस। अब हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन उसे इस वक्त देखने जाना हमारा फर्ज है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। देखो, अगर आज हम उसे देखने अस्पताल नहीं गए तो जिंदगी भर के लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा।
मैं आपकी सारी बात समझता हूँ, लेकिन इस वक्त नाजिया की रियायत बहुत गुस्से में है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वहां पे जाएं और आप लोगों के साथ कोई बदसलूकी हो। लेकिन मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर साहब, कैसी हमारी बेटी नाज़ो? आप लोगों की दुआएं और हमारी कोशिश कामयाब रही। हम माँ और बच्ची दोनों को बचाने में सक्सेसफुल रहे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बच्ची अभी कुछ वक्त तक इंक्यूबेटर में रहेगी। माँ को हमने रूम में शिफ्ट कर दिया है। क्या हम नाज़ो को देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो रूम नंबर 15 में है। उन्हें होश में आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, फिर आप लोग मिल लें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। डैडी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। होना भी चाहिए। मुझे आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं, नफरत है। मैंने हरकत ही कुछ ऐसी की कि नजर से गिर गया। कोई भी माँ बाप वही करेगा जो आप कर रहे हैं। अपने औलाद की जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है उसे माँ बाप जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, वही आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि रेहाना बेगम रेशम और जुनैद की शादी के लिए मान गई हैं? जी काजी साहब, हालांकि बात पूरी तरह से उनकी समझ में नहीं आई है और ना ही मैंने उन्हें मुकम्मल तौर पर समझाया है, लेकिन फिर भी उन्हें इस शादी में कोई हर्ज नहीं लगता है। इसी तरह रेशम और हारान भी अगर मान जाएं तो मसला सुलझ जाएगा। काजी साहब, रेशम तो मान भी जाएगी, लेकिन हारान की रजामंदी मुझे मुमकिन नहीं लग रही है। आरिफ साहब, सीढ़ी की एक पाए पर चढ़कर दूसरे पाए पर बगैर चढ़े हुए उसकी मजबूती का एहसास नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम काजी। वालेकुम अस्सलाम। हम बात करेंगे हारान से, इंशाअल्लाह नतीजा बेहतर होगा। लीजिए काजी साहब, रेशम आ गई। आओ रेशम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रेशम। बैठो रेशम। दरअसल मैं तुमसे एक बहुत अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। जी काजी साहब, अम्मी बता रही थी। कहिए, क्या मसला है? देखो रेशम, कभी कभी इंसान का यकीन गलत भी साबित हो जाता है। इसीलिए एहतियातन उसे ऐसे कदम उठा लेने चाहिए कि वो दूसरों के सामने गलत साबित ना हो। मैं कुछ समझी नहीं काजी साहब। जुनैद या शाहिद, वो जो कोई भी है, उससे तुम्हारी शादी की तजवीज मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। अगर ये शादी मुमकिन हुई तो सारे ही लोग और खास तौर से हारान का शक व शुबहा बेबुनियाद हो जाएगा। सबकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिसको जो कहना है कहे, जो समझना है समझे। रेशम का शाहिद से दोबारा शादी करने का मतलब है
शाहिद के वजूद से इनकार करना। लेकिन रेशम। नहीं काजी साहब, मुझे अपने शाहिद के पास होने पर उतना ही एतबार है जितना कि अपने अल्लाह पर। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे मेरे शाहिद के ना होने का गुमान हो। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब अगर तुम इस शादी के लिए हाँ कर दोगी तो इस घर को कानूनी और शरई तौर से इसका वारिस मिल जाएगा। हारान को उसका वालिद और तुम्हें तुम्हारा शौहर। मेरी बिना मर्जी जाने आपने मुझे इन्हें दोबारा सौंपने का फैसला कैसे किया? आप सब आदमजाद मेरी ममा के आगे कमजोर पड़ गए, घुटने टेक दिए आप लोगों ने उनकी जिद के आगे। लेकिन एक बात आप लोग भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इस मसले पर मैं अपने हथियार कभी नहीं डालूंगा।